नमस्कार। पार्ट 1 फिजिक्स सेकंड पेपर वेव एंड ऑसिलेशंस में हमने कल डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझ लिया था। उसके प्रभाव में जो गति होगी उसको समझा था, रिलैक्सेशन टाइम को समझा था, और फिर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों स्थिति में ओवर डैम्प, अंडर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प तीनों स्थिति में उस समीकरण को हल किया था। और आपको ध्यान होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली गई अल्प अवमंदन या न्यून अवमंदन के केस में वह थी बाई इजिकल्स टू बाई जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आज हमारा उद्देश्य है कि हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इस कार्य में कितना पावर डिसिपेशन है, और साथ ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण पद क्वालिटी फैक्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, कल हमने न्यून अवमंदन के केस में डिस्प्लेसमेंट का समीकरण निकाल लिया था, और डिस्प्लेसमेंट का समीकरण था बाई इजिकल्स टू बाई जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, that is velocity of the oscillator, is equals to dy by dt is equals to this one। ये हमने जो बाई का मान मिला है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम डी बाई बाई डी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो मान निकला है उसका स्क्वायर का मान यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है यह एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी की हो गई है। अब देखिए, यदि डैम्पिंग लो है, अवमंदन न्यून है, तो हम इस समीकरण से देख रहे हैं कि एक दोलन काल में जो दोलक का आयाम है वह समय के सापेक्ष ई की पावर माइनस आर टी के मान से जो कमी हो रही है हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डैम्पिंग लो है। परंतु इस प्रकार से एक दोलन में लगे समय के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आई है इसका एवरेज लेते हैं। पूरे प्रोसेस पे एवरेज हमने ले लिया है, और आप देखिएगा इस प्रकार से हमने एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक दोलन में लगे समय के लिए माद गतिज ऊर्जा का मान लिया है, जो इस प्रकार से लिखा है। आप ध्यान रखिएगा, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अथवा एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात किया जाए तो इनका मान 1/2 प्राप्त होता है, जबकि साइन थीटा एवरेज का मान 0 प्राप्त होता है। और इस बात को मैंने इस नोट में सॉल्व भी कर दिया है। जैसे मैंने बताया है, एवरेज ऑफ साइन 2 थीटा कैसे एवरेज निकालेंगे, 0 to 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 0 to 2 पाई डी थीटा। ये एवरेज लेने का प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस को अगर हम माध्य निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं मैंने एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को भी डिटरमाइन किया है, और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1/2 है। इन दोनों मानों को एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम यूज करते हैं। यूज करने पर हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वह है 1/4 एम बाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओमेगा को हमने डिफाइन किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो हम इस एक्सप्रेशन में ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के स्थान पर ओमेगा जीरो स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो मान प्राप्त हो गया है वह यह प्राप्त हुआ है 1/4 m/स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT, वेयर R इज डैम्पिंग कांस्टेंट। R का जो मान है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। और आप इस समीकरण से देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा की माध्य मान एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एक्सपोनेंशियली डिके, चर घातांकीय रूप से ये कम हो रही है। हम इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यदि कोई अल्प अवमंदित आवर्ती दोलक है तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की समीकरण होती है ये हम जानते हैं, 12th में भी पढ़ा हुआ है, वह होगी हाफ के बाई स्क्वायर। के का मान m ओमेगा जीरो स्क्वायर लिख दिया, इसलिए बाई का मान जो विस्थापन का मान है वह लिखा और समीकरण बन गई है 1/2 m ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई स्क्वायर ई की पावर -2 RT साइन स्क्वायर ओमेगा t + 5। आप देख सकते हैं क्योंकि अल्प अवमंदित आवर्ती दोलक है तो उसके एक दोलन काल में होने वाली जो कमी है उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। अतः एक दोलन काल में दोलक के आयाम को नियत मानते हुए उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो जिस प्रकार से हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी उसी प्रकार से हम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। और इसकी जो समीकरण है वह हमने इस प्रकार से लिखी है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी एवरेज में साइन स्क्वायर ओमेगा t + 5 आ रहा है और जैसा अभी गणितीय रूप से सिद्ध किया गया इसका मान जो होगा वो 1/2 होगा। तो साइन स्क्वायर की टर्म के एवरेज का मान सब्स्टिट्यूट करने पर एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है वह हो रही है 1/4 m ओमेगा जीरो स्क्वायर वाई स्क्वायर ई की पावर -2 RT। और हम इन दोनों समीकरणों से देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चूंकि हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, तो हम एवरेज टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और एवरेज टोटल एनर्जी जो निकलेगी वो इन दोनों के सम से दी जाएगी, योग के द्वारा दी जाएगी। इसलिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के माध्य मान का जोड़ करने पर हमें इस केस में कुल ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देखिएगा मैंने ऐसा किया है और यह मान जो हमको प्राप्त हो रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अवमंदित जो दोलक है उसकी औसत ऊर्जा भी, उसकी एवरेज एनर्जी भी समय के साथ चर घातांकीय रूप से कम हो रही है। आपको ध्यान होगा हमने कुछ कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन में कल डिफाइन किए थे, जिसमें एक था λ/m। λ/m को हमने 1/τ कहा था रिलैक्सेशन टाइम, और जिसको हमने 2R के बराबर माना था डैम्पिंग कांस्टेंट। इसलिए हम उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि यदि इस समीकरण में टाइम का मान 1/2R है जो रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है, तो एवरेज एनर्जी का जो मान होगा वह मान कितना होगा, एवरेज E मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E। और 1/E का मान हम जानते हैं 0.368 होता है। Therefore, average value of kinetic energy in term of maximum average value, it becomes 0.368 average E maximum। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा अपनी प्रारंभिक मान की 1/E 1/E अथवा जितने समय में 36.8% रह जाती है, वह जो समय अंतराल होता है वह टाइम इंटरवल है। उस टाइम को हम एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, उसको हम ऊर्जा विश्रांति काल कहेंगे, और इसका जो मान होगा वह टॉ के द्वारा दर्शाया जाएगा। आप देख रहे हैं चूँकि दोलक की ऊर्जा का जो डिके है
वह ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः यह अपेक्षित है कि जैसे जैसे दोलक अधिक चक्र पूरे करता जाएगा तब ही दोलक की एक चक्र पर औसत ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। एनर्जी का जो मान है वो इस प्रकार से हमने टोटल एनर्जी का मान निकाल लिया है। अब हम निकालना चाहते हैं पावर डिसिपेशन। क्या कहना चाह रहे हैं? हम जानते हैं कि कार्य करने की जो दर है वह शक्ति के बराबर होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर शक्ति के पावर के बराबर होती है। देयरफॉर पावर डिसिपेशन जो होगा वह ऊर्जा के मान में होने वाली कमी की दर को व्यक्त करेगा। ऊर्जा के मान में होने वाली कमी को व्यक्त करेगा। देयरफॉर अगर हमारा डैम्प ऑसिलेटर है तो उसके कुल औसत ऊर्जा के मान में समय के सापेक्ष जो कमी हो रही है तथा दोलक की माध्य शक्ति का जितना लॉस है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का जो औसत शक्ति क्षय है उसकी हम गणना कर सकते हैं। देयरफॉर एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू एवरेज पी इज माइनस DDT ऑफ एवरेज ई। एवरेज ई, एवरेज टोटल एनर्जी का मान मैंने अभी निकाला है, उस मान को हम यूज करते हैं और उसका जो मान था वो 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 0 स्क्वायर ई की पावर -2RT है। और जब हम इस मान को प्रयोग करते हैं तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही हैं वह समीकरण प्राप्त हो रही है 2R एवरेज ऑफ E। चूंकि 1/2R टॉ के बराबर है, देयरफॉर एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑसिलेटर, एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू एवरेज E अपॉन टॉ। समीकरण से यह मालूम होता है, यह स्पष्ट है कि एक दोलन काल में जो औसत पावर डिसिपेशन है वह कुल ऊर्जा के माध्य मान का 1/टॉ के बराबर होता है। टॉ यानी रिलैक्सेशन टाइम है, अर्थात पावर डिसिपेशन का जो मान है वह डैम्पिंग कांस्टेंट आर के प्रोपोर्शनल है। पावर डिसिपेशन डैम्पिंग कांस्टेंट आर के तो प्रोपोर्शनल है, परंतु यह मान पावर डिसिपेशन का जो रिलैक्सेशन टाइम आता है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं, एक बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया भी है कि सिद्ध करें एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑसिलेटर इज प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कांस्टेंट और इट मे बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो इस प्रकार से ये सारी बातें सिद्ध की जा सकती है। अब हम जो आर्टिकल छोटा सा टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत वाइडली यूज की जाती है और हम ख़ास तौर से अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में इसका बहुत यूज किए हैं, बैलिस्टिक कांस्टेंट में भी इसका यूज होता है। क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा पद है जिससे आप सभी परिचित हैं, आपने मैकेनिक्स में भी सीखा हुआ है, 12th क्लास में भी सीखा हुआ है। तो किसी दोलक का जो क्वालिटी फैक्टर Q है वह उसके द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित औसत ऊर्जा, एक आवर्तकाल में संग्रहित औसत ऊर्जा हानि के अनुपात के 2 पाई गुने के बराबर होता है। अर्थात हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाई एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा में हानि। इन दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात का 2 पाई मान, 2 पाई टाइम्स जो मान होगा वह मान क्वालिटी फैक्टर का होगा। इसका अर्थ हुआ क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई एवरेज वैल्यू ऑफ E डिवाइडेड बाई T एवरेज वैल्यू ऑफ P। एवरेज वैल्यू ऑफ P हमने डिटरमाइन की हुई है और एवरेज वैल्यू ऑफ P जो निकल के आती है यह मान है एवरेज वैल्यू ऑफ E बाई टॉ। तो एवरेज वैल्यू P का मान इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ P, देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर becomes 2 pi tau by T, 2 pi tau by T. Okay, so this becomes the expression for the quality factor
and at the natural frequency of oscillator, that is omega is equals to omega 0, so quality factor becomes omega 0 tau. यह है जो एक्सप्रेशन है, जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है, यह क्वालिटी फैक्टर के मान को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी फैक्टर का अर्थ है कि एक दोलक पर जो लगने वाले अवमंदन बल हैं उनके मान में यदि कमी होती है तो टॉ एवं क्यू दोनों के मान में वृद्धि होगी। यदि डैम्पिंग के मान में कमी है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। मान लीजिएगा कि जो अवमंदन है वह नेग्लिजिबल है अथवा जीरो है, एक आदर्श अवस्था मान ले, तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम है और क्वालिटी फैक्टर है इनफाइनाइट हो जाएगा। व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोलक का आयाम व ऊर्जा उस अगर रिलैक्सेशन टाइम और क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो जाए तो इस प्रकार के जो ऑसिलेटर होंगे हम उन ऑसिलेटर को फ्री ऑसिलेटर कहेंगे। व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, वह मान डैम्पिंग का मान जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डैम्पिंग का मान होगा, और जैसे जैसे डैम्पिंग का मान बढ़ता जाएगा टॉ एवं क्यू के मान कम होते जाएंगे तथा आयाम, एम्पलीट्यूड और एनर्जी के मान में भी कुछ ना कुछ कमी होती जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर क्यू किसी ऑसिलेटर को उसके दोलनों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा को दर्शाता है। क्वालिटी फैक्टर एक इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण पद है किसी दोलनी निकाय के लिए। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ वाइडली यूज इन ऑसिलेटिंग सिस्टम। अब हम आगे जो आने वाले हैं, जैसे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है अथवा ड्रिवन फोर्स ऑसिलेटर्स हैं, उन सब में जगह जगह क्वालिटी फैक्टर का हम यूज़ करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ आज आपको सिखाया गया है आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।